बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्व किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना था। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस करें और सारी वीडियोस को देख लें ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs के ऊपर बेस्ड है। मैंने सारे MCQs को यहाँ पे राइट किया हुआ है, मैं सुनाती जाऊँगी और आपने मार्किंग करती जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 का है B, 2 का है A, 3 का A, 4 का C, 5 का C, 6 का D, 7 का C, 8 का B, 9 का D, 10 का C, 11 का B, 12 का A, 13 का B, 14 का A, 15 का C, 16 का D, 17 का D, 18 का B, 19 का C, 20 का C, 21 का C, 22 का B, 23 का D एंड 24 का A। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपने सारे MCQs को मार्क कर लिया होगा। अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए न्यू और अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, यानी कि हमें ये नहीं बताया गया कि वो जो वर्टिसेस हैं वो एक्चुअली हैं किसकी, लेकिन वो इन पॉइंट्स को दे के ABCD, इन सारे पॉइंट्स को दे के कहता है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल कोई भी हमें दी गई है डायग्राम दी गई है, आप शो करें कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये सारे वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो वर्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि दो लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जहाँ पे ज्वाइन होती हैं उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसी तरह जब वो वर्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये वर्टिसेस बन गई हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। AB, BC, CD एंड DA, इन सब के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये 21 शेप को बताया गया है, कि ये 21 की वर्टिसेस हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बनाई है जिसकी नेमिंग की है ABC और D के साथ। ये जो वर्टिसेस हैं इन्हीं के मुताबिक ये यहाँ पे बनाई गई है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सॉल्व करना है AB के लिए, फॉर AB। तो AB को फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, D डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे हमें सबसे पहले x2, x1, y2, y1 का पता होना चाहिए। तो वो हमने पढ़े हुए हैं कि हर पॉइंट में ये x की टर्म होती है, ये y की टर्म होती है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं तो हम इसको कह लेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसकी पुटिंग करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 माइनस x1 क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस y1 क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए 5 में से कुछ भी ना निकालें तो 5 ही बचता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट 25 का 5। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि अगर आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लें, तभी आपके पास आंसर 5 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास AB का जो डिस्टेंस है
वो फाइंड हो चुका है और वो क्या आया है 5। तो मैं यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में मेंशन कर देती हूँ कि मेरे पास क्या आंसर है 5 आंसर आया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ए बी के लिए किया था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमारा काम होता है x1 y1 x2 y2 की मेंशनिंग करना। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जब हम पुटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 7 माइनस y1 क्या है 5 इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 टाइम्स 16 प्लस 2 टाइम 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। अब यहाँ तक हमारे पास बी सी का क्या आंसर आया है स्क्वायर रूट 20। अब मजीद सॉल्व करते हैं सी डी के लिए। तो सी डी में भी सबसे पहली हमारी जो मेंशनिंग होगी वो क्या होगी x1 y1 x2 y2 की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुटिंग होगी तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 क्या है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 2 तो ये आ जाएगा 2 माइनस y1 क्या है 7 और इसका होल स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 0 का होल स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो जाहिर है 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, याद रहे कि जब भी हमारे पास पावर पॉजिटिव में होती है इवन में होती है तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 टाइम 25 माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है किधर पावर में। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डी ए के लिए। ये हमारा जो आंसर आया है ये किसका आया है सी डी का। तो डी ए के लिए भी सबसे पहले हमने मेंशनिंग की x1 y1 की। अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का तो वो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 क्या है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 2 इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 2 टाइम 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बी सी और डी ए का आंसर सेम आया है स्क्वायर रूट 20 एंड स्क्वायर रूट 20। इसी के साथ हमारा सी डी का और ए बी का आंसर सेम आया है 5। तो इस डायग्राम में हम मेंशनिंग कर देते हैं सी डी का हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था 5। इन दोनों का क्या आंसर आया था स्क्वायर रूट 20 और स्क्वायर रूट 20। अब हमने इस पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए क्या क्या और करना है। तो हम लोग क्या करते हैं डायगोनल्स को निकालते हैं वहां से देखते हैं कि क्या पता ये पूरा हो जाए। और पैरेललोग्राम के हवाले से आपको एक और चीज पता है कि पैरेललोग्राम 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, लेकिन इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ये याद रहे 90 डिग्री के इक्वल एंगल किसका होता है वो होता है रेक्टेंगल का। सिर्फ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक ही फर्क है कि उनके 90 डिग्री के एंगल एक के बराबर होते हैं और एक के नहीं होते। तो ये हमारे पास जो है इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो हम कहेंगे कि हम इस तरह डायगोनल्स को
यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे कि इसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, और वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। तो आइए स्टूडेंट्स डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। डायगोनल्स में एटलीस्ट आप एक ही डायगोनल फाइंड करें और उसी से फिर आप थ्योरम जो है पिथागोरस थ्योरम उसके अंदर पुटिंग करें और बताएं कि ये 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं। स्टूडेंट्स याद रहे कि डायगोनल के लिए आप कोई भी साइड चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली साइड चूज कर लिया, आप अगर ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। ये वाली ज़्यादा इजी होती है क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो 90 डिग्री के ऊपर बनता है या फिर जो भी स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती है वो हमें पता होता है कि ये एंगल जो है ये किसका है, परपेंडिकुलर का है, और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो बेस का है, और जो ऊपर एक और लाइन लगाई जाएगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप नीचे वाली डायग्राम को ही ले लिया करें। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ले ली है। अब इस डायग्राम को मैं यूज कहाँ पे करूँगी? यूज मैं इसको पिथागोरस थ्योरम में करूँगी। फिलहाल मुझे ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। तो इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए मैं ए सी के डायगोनल को फाइंड करूंगी सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और सी दोनों को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, उनकी मेंशनिंग कर दी है x1 y1 x2 y2 के साथ। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग करते हैं इसके अंदर तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 टाइम 16 प्लस 7 टाइम 49। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 65। इसका मतलब है कि डायगोनल का जो आंसर आया है, जो हमने डायगोनल लिया है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे थे, वो क्या आया है 65। तो स्क्वायर रूट 65 हमारा आंसर आ चुका है। अब तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने डालना है पिथागोरस थ्योरम के अंदर। तो पिथागोरस थ्योरम का क्या फार्मूला है या पिथागोरस थ्योरम कौन सा होता है? तो वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों की पुटिंग करेंगे यहाँ पे, किसको? डायग्राम को देख के। तो बेस हमारे पास क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 20 और हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 65। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 65 है, यहाँ पे पुटिंग करते हैं। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था स्क्वायर रूट 20 इसका होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है 5 इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को तो पहले स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 टाइम 25। तो ये आ जाएगा 45 इज नॉट इक्वल टू 65। ये नहीं इक्वल आया किसके 45 के। तो इस तरह हमें पता लगा कि ये एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पिथागोरस थ्योरम है वो प्रूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल इज नॉट इक्वल टू, मैं आपको स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हमारे पास क्या थी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। सो एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमें पता लगा कि ये एक वर्टिसेस हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है कि शो दैट द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनके नाम नहीं दिए, उनको हमने खुद ही नाम देना है ए बी सी डी का। आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस की शेप के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ कि उसकी शेप किस तरह की होती है। उनमें एक ही फ़र्क होता है कि जो उसकी साइड्स वाली लेंथ है वो तो सेम होती हैं, लेकिन जो ऊपर नीचे की लेंथ है उनमें डिफरेंस होता है। ऊपर वाली लेंथ छोटी होती है और नीचे वाली लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। यही इसमें एक पैरेललोग्राम या एक ट्रायंगल रेक्टेंगल और रोम्बस, इन तीनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं यहाँ पे एक रोम्बस की शेप भी बना देती हूँ। तो स्टूडेंट्स रोम्बस हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ इसमें से बता दिया है। अब हम इसकी मेंशनिंग कर लेते हैं, नेमिंग की। यानी कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
अब इन चारों पॉइंट्स को हमने फाइंड करना है वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशनिंग कर ली है x1 y1 x2 y2 की, और सब पॉइंट्स को राइट भी कर लिया है। अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए पुटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा 2 टाइम 4 प्लस 3 टाइम 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, जो कि आंसर किसका आया है ए बी का। तो हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब ये हमारे पास ए बी का आंसर आया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए भी वही फार्मूला यूज होगा, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के अंदर पुटिंग होगी तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b हमारे पास देखिए x2 क्या है, तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इससे देखते हुए हमने पुटिंग करनी है। तो 3 माइनस 7 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो 4 टाइम्स 16 आ गया, और ये हमारे पास आ गया बी सी का आंसर 4। तो ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ए बी सी का आंसर हमारा क्या आया था। ये हमारा बी सी का आंसर आया है और ये हमारा ए बी का आंसर आया है। अब इसके बाद हम सी डी के लिए सॉल्व करेंगे। तो सी डी में x1 y1 इन सब की मेंशनिंग हो चुकी है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 यहाँ पे क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम 4 प्लस 3 टाइम 9, और ये आ गया स्क्वायर रूट 13। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हमारा किसका आंसर सेम आया है ए बी और सी डी का। ये आंसर किसका है सी डी का स्क्वायर रूट 13। अब ए बी और सी डी का आंसर सेम आया है। हम इस डायग्राम के अंदर मेंशनिंग कर लेते हैं कि ए बी और सी डी का आंसर क्या आया है स्क्वायर रूट 13। यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 13। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने फाइंडिंग की है उसके हिसाब से ए बी और सी डी सी का आंसर क्या आया है स्क्वायर रूट 13। तो हम रोम्बस की नेमिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये दो टर्म्स सेम आए। तो हम इसको इस तरह बना लेंगे, ये हमारे पास रोम्बस है, इसके अंदर ये हमारे पास ए बी होंगे, ये हमारे पास सी डी होंगे। अब हम ए बी को कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आया है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आया है। तो आपने इसको ड्रॉ नहीं करना, इसको ड्रॉ करना है जो जिनके आपके पास सेम आंसर आए हैं, जो कि आपको लेंथ में सेम लग भी रहे हैं। इसकी लेंथ हमेशा छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। अब हमारे पास आंसर किसका आया था बी सी का, जो कि क्या आया था 4। अब हम सॉल्व करेंगे डी ए के लिए। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 क्या है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 का
होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, 6 6 टाइम 36, और ये हमारे पास आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू 6 6 टाइम 36, और ये स्क्वायर रूट 36 किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल। अब हमारे पास इसका मतलब है कि ए डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आई है, 6 के इक्वल। यहाँ तक भी हम रोम्बस के बारे में बता सकते हैं कि ये एक वर्टिसेस हैं रोम्बस की, लेकिन अगर इसके साथ साथ आप पिथागोरस थ्योरम को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इधर तक भी करेंगे तो क्वेश्चन ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि रोम्बस के साथ का और कोई भी नहीं है जिसकी लेंथ ऊपर वाली छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो। तो आप यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर लें, बोथ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको पता है कि कोलिनियर क्या होता है, सेम होता है, हमने इनको सेम करना है। दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इसमें आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये ए है और ये एक सी है। ए सी की बात की है ना, तो ये ए सी है, इसका मिड पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, बी है। अब यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। यानी कि आपने B के लिए सॉल्व करना है AC से, तो AC को आपने रखना है और फिर उसके लिए सॉल्व करना है B के साथ, इसको इक्वल करना है B के। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होना चाहिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं अच्छे से, और वहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू एंड एक्स वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। पहले एक्स फिर वाई। अब इसमें हमारे पास पॉइंट्स कौन से दिए गए हैं, ए सी के, जिससे हमने बी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी के पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे कि ए हमारे पास क्या है 3 और 4 है, और सी जो है वो क्या है एक्स और वाई है। तो इसको एक दफ़ा हम मेंशनिंग कर लेते हैं, x1 y1 की, x2 y2 की। अब ये जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई दिया गया है ना, इसमें हमें बताया गया था ना कि ये मिड पॉइंट है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये जो बी है हमारे पास, ये एक्चुअली गिवन है, ये हमारे पास मिड पॉइंट के अंदर इंक्लूड है। तो हम कहेंगे कि मिड पॉइंट -1 और 7 इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ x1 क्या है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस x2 जो है वो नहीं पता, और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, उसको हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 हमारे पास 4 है प्लस y2 हमारे पास y है, डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक मिड पॉइंट की जो फॉर्म है वो बन चुकी है। अब हमारे पास ये है कि जो x वाले टर्म्स हैं उसको x के इक्वल कर दें। x के इक्वल क्या था, -1 था, और ये जो y वाली टर्म है इसको इक्वल कर दें y किसके इक्वल था, 7 के। तो हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे, इस साइड पे x को फाइंड करेंगे और इस साइड पे y को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि फॉर x एंड फॉर y, और इसी तरह हमारे पास वैल्यूज फाइंड होंगी x और y की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि -1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 1 टाइम -2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इसी तरह ये भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 टाइम 14, और ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब जब भी हमने किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमने वो जो वेरिएबल होता है उसको सेपरेट छोड़ना होता है। तो इसको जब हम सेपरेट छोड़ेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, +3 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया -5 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि एक्स का आंसर क्या आया है, -5। इसी के साथ यहाँ पे देखिए कि y जब सेपरेट होगा तो 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 14 - 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू वाई। रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10।
इसका मतलब है कि हमारे पास जो x का आंसर आया है वो क्या आया है -5 और y का आंसर क्या आया है 10। और यही रिक्वायरमेंट्स थी कि आप फाइंड करें x y को, जिसमें रिक्वायर क्या किया गया था कि आपके पास a c है और इससे फाइंड करें b को। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और आज की वीडियो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ख़त्म होती है। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती जाऊंगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।